तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने जो है दोस्तों नेवी या मार्क लिए जो है दोस्तों फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों जो क्लासेज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों, उसको कवर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप लोग इसको जो है एक टेस्ट के रूप में दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है दोस्तों हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो है दोस्तों कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी मापन इकाई है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो पारसेक है वो किसकी मापन इकाई है, समय की है या दूरी की है या ज्योति तीव्रता की है या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। पारसेक की जो मापन इकाई है वह जो है दोस्तों दूरी है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 400 डिग्री तापमान मापने के लिए किस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि 400 डिग्री टेम्परेचर को मापना रहे तो आपको जो है किस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, पायरोमीटर का या जो है थर्मोकपल का या मरकरी थर्मोमीटर का या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों हमें जो है थर्मोमीटर का कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए यदि हमें जो है 400 डिग्री तापमान को मापना है। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो है दोस्तों हमें 400 डिग्री तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो थर्मोकपल होता है या जो है दोस्तों -200 डिग्री सेल्सियस से जो है दोस्तों 2500 डिग्री सेल्सियस से इसमें जो है तापमान मापा जाता है, ठीक है। 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान जो है हम माप सकते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा थर्मोकपल जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो पेंडुलम होता है उसकी जो अवधि होती है वह किस पर निर्भर करती है, रेडियस पर या पदार्थ की प्रकृति पर या लंबाई पर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई पर। दोस्तों जो पेंडुलम की अवधि होती है वह जो दोस्तों लंबाई पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अब हमारा, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, सीमित होती है या अनंत होती है या शून्य होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है वह दोस्तों अनंत होती है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता की खोजकर्ता कौन थे, हेनरी बेकुरल थे या गैलीलियो थे या न्यूटन थे या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुरल। तो हेनरी बेकुरल जो है दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पहले कमेंट में आंसर बता दीजिए, उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग इसका आंसर देखिएगा, जिससे दोस्तों आप सभी का एक तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा और साथ में एक तरीके से आप जो है दोस्तों टेस्ट भी देते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से जो है दोस्तों कितना क्वेश्चन किया। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अब हमारा, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों में चालन पर क्या असर होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि अगर तापमान को जो है हम बढ़ा दें तो अर्धचालकों में जो है अर्धचालकों में चालन पर क्या असर पड़ेगा, यह जो है घटेगी या जो है दोस्तों बढ़ती है या नियत रहती है या जो दोस्तों शून्य रहती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। अगर दोस्तों तापमान को बढ़ा दिया जाए तो अर्धचालकों में चालन जो है दोस्तों बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विलय पर, या दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, या जो दोस्तों दोनों पर, या जो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। जो दोस्तों हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें कुल समूहों की संख्या कितनी है। 7 है, या 18 है, या दोस्तों 9 है, या 14 है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। सिलिकॉन है, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व उपस्थित है वह है दोस्तों हमारा ब्रिजमेनाइट। ठीक है, यह है हमारा ब्रिजमेनाइट। क्या है दोस्तों हमारा ब्रिजमेनाइट, जो कि दोस्तों हमारा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व उपस्थित है वह है हमारा ब्रिजमेनाइट। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी बीमारी है जो कि जीवाणु द्वारा होती है। ट्यूबरकुलोसिस होती है, या दोस्तों हेपेटाइटिस होती है, या गोइटर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलोसिस जो है दोस्तों इनमें से एक ऐसी बीमारी है जो कि जीवाणु द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों के भीतरी संरचना की पढ़ाई को क्या कहता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पौधों की भीतरी संरचना की पढ़ाई को क्या कहते हैं। एनाटॉमी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, या मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनाटॉमी। पौधों के भीतरी संरचना की पढ़ाई को जो है दोस्तों एनाटॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों की संरचना जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो पौधों की संरचना होती है जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है तो कौन होती है दोस्तों। स्टोमेटा होती है, या ओवर होती है, या जाइलम होती है, या गार्ड सेल्स होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। पौधों की संरचना जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है वह कौन होती है दोस्तों, जाइलम होती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है, या दोस्तों अर्बुद विज्ञान कहलाता है, या अस्थि विज्ञान कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हड्डियों का अध्ययन जो है दोस्तों अस्थि विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख दान करते समय आँख का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आँख दान करते समय जो है आँख का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है। आइरिस इस्तेमाल किया जाता है, या कार्निया इस्तेमाल किया जाता है आँख दान करते समय, या प्लेटिमा इस्तेमाल किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। आँख दान करते समय जो दोस्तों आँख का जो है दोस्तों कार्निया वाला भाग इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अब हमारा, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो लाल रक्त कण है उनका जीवन काल कितना होता है। 30 दिन होता है, 120 दिन होता है, या 50 दिन होता है, या 24 घंटा होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी बताइए लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। जो दोस्तों लाल रक्त कण होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब का एसआई क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। फर्मी है, या पास्कल है, या कैंडेला है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दाब का एसआई इकाई जो है दोस्तों पास्कल है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 केल्विन ताप पर कणों का वेग होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 0 केल्विन ताप रहे तो कणों का वेग कितना रहेगा, फाइनिट रहेगा, या इनफाइनिट रहेगा, या जीरो रहेगा, या कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा। तो जल्दी बताइए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीरो रहेगा। अगर दोस्तों 0 केल्विन ताप हो तो कणों का वेग जो है दोस्तों जीरो रहेगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहती है। तरंग दैर्घ्य अपवर्तित रहती है, या आवृत्ति, या आयाम, या जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। जब दोस्तों ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति जो है दोस्तों अपवर्तित रहती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई से बड़ा हम किस दर्पण द्वारा बना सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, या दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा, या जो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा, या जो दोस्तों VI कॉन्वेक्स द्वारा। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा जो है दोस्तों हम वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से जो दोस्तों बड़ा बना सकते हैं। किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिचालक की चालकता होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अतिचालक की चालकता कितनी होती है। फाइनिट होती है, या इनफाइनिट होती है, या जीरो होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिचालक की चालकता जो है दोस्तों जीरो होती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में लगातार ऊर्जा किससे बनती रहती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य में लगातार ऊर्जा किससे बनती रहती है। परमाणु विखंडन से, परमाणु संलयन से, या इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन से जो है दोस्तों सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती रहती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मालिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मालिक अम्ल किसमें पाया जाता है, प्याज में या नींबू में या सेब में या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल यानी कि दोस्तों सेब में। मालिक अम्ल जो है दोस्तों सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस तत्व को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों आपको बताना है उस तत्व को क्या कहते हैं जो कि क्रिया की दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक कहते हैं या पाइजन कहते हैं या मंदक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक कहते हैं। तो दोस्तों जो अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अगर दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन होता हमारा कि उस तत्व को क्या कहते हैं जो कि अपक्रिया की दर को घटा देते हैं, तो उसे जो दोस्तों क्या कहेंगे, मंदक कहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है उस तत्व को क्या कहते हैं जो कि अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो उसे जो दोस्तों उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी धातु का जो है घनत्व सबसे अधिक होता है। Ca का होता है या दोस्तों Li का होता है या दोस्तों OS का होता है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, OS का। OS का जो दोस्तों घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो कि दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन के है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी को जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी हमारा बिल्कुल जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हो जाता है दोस्तों 25 क्वेश्चन हमारा समाप्त। दोस्तों अब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों आप लोगों ने जो दोस्तों 25 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज है लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो दोस्तों चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्लास जो दोस्तों लगातार चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।